तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है? क्या क्या कि सिद्ध करो कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त है जो कि गिवन है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको गिवन है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज फिक्स है, ठीक है। तो ये जो वृत्त हमें गिवन है ये फिक्स है भैया, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, जो व्यास है, वो फिक्स है, ठीक है। तो हमसे क्या रखा है कि सिद्ध करो कि एक दिए हुए वृत्त के अंदर अगर मैं सभी आयत बनाऊं, एक वृत्त के अंदर मैं जितने मर्जी चाहूं उतने आयत बनाऊं, तो उन आयतों में जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल सबसे हाई होगा। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। मतलब समझो, ये एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर मैं कितने आयत बना सकता हूँ? आप सर अनगिनत आयत बना सकते हैं। जैसे एक आयत मैंने ये बना लिया, है ना। एक आयत में छोटा सा बना लेता हूँ, ये बना लिया, समझ रहे हैं। तो मैं इस वृत्त के अंदर अनगिनत आयत बना सकता हूँ। हमसे ये बोला है कि वो आयत जिसका क्षेत्रफल सबसे हाई है, इस वृत्त के अंदर बनने वाला वो आयत जिसका क्षेत्रफल सबसे हाई है, वो एक वर्ग होगा। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, समझे। इस वृत्त के अंदर मैंने एक ऐसा आयत बनाया, इस वृत्त के अंदर मैंने एक ऐसा आयत बनाया जिसका क्षेत्रफल जो है ना वो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो सबसे मैक्सिमम है। मान लो कि वो आयत ये है, तो ये जो आयत है ना ये असल मायने में एक वर्ग है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। समझ में आ गई? अब किसी आयत को वर्ग कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो आपका आंसर बहुत सिंपल है। अगर मैं कैसे ना कैसे करके उसकी लंबाई और चौड़ाई इनको बराबर दिखा दूं, तो वो आयत एक वर्ग बन जाएगा। तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं इस आयत को कैसे ना कैसे करके, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को कैसे ना कैसे करके बराबर दिखा दूं। ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि जो आयत है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उच्च, सबसे ज्यादा हाई है। ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। इस आयत को मैं नाम देता हूं ABCD। तो मुझे गिवन क्या है भैया? मुझे गिवन है कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लो कि इस केंद्र को मैं O बोल रहा हूँ, तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि O केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत अंतर्गत बनने वाला आयत जो कि ABCD है, इसका क्षेत्रफल अधिकतम है। ये मुझे गिवन है। इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है। अधिकतम कहो उच्चतम कहो, बात एक ही है। मैं उच्चतम लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये मुझे गिवन है। मुझे गिवन है कि भाई ये जो आयत है ना इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये मुझे गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है क्या? मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा आयत है ये असल मायने में एक वर्ग है ना। मुझे प्रूफ करना है कि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। या फिर आप कह लो कि मुझे प्रूफ करना है कि जो ABCD है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ABCD की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है बेसिकली। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लीजिए आप, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम एक फंक्शन के अंदर तब्दील करेंगे। अब सर फंक्शन के अंदर कैसे तब्दील करें? तो यहाँ पे आयत के एरिया की बात चल रही है। तो आयत का एरिया क्या होता है, पहले तो मुझे वो बता दो फटाफट से। आयत का एरिया क्या होता है? हम्म आप कहेंगे सर आयत का एरिया, हाँ जी, आयत का एरिया ये होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई को कुछ मान लो, इसकी चौड़ाई को कुछ मान लो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को लेट से मैं x मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते थे, मैंने x मान लिया। और आयत की चौड़ाई को मैं मान रहा हूँ y, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना y, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन बन गया, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है कि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है ना। तो ये समस्या है। तो मैं इन दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के अंदर तब्दील करना चाह रहा हूँ। वो कैसे करूँ? तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस आयत में a और c को जोड़ दूं, अगर इस आयत में a और c को जोड़ दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो a और c को जोड़ूंगा ना ये केंद्र से होकर जाएगा। क्लास 9th की थ्योरम थी एक, उसमें चीज़ बताई जाती थी कि अगर आप किसी वृत्त के अंदर आयत बनाते हो तो उस आयत का जो विकर्ण होगा वो केंद्र से होकर जाएगा। पक्की बात है, ठीक है। तो मैंने a और c को जोड़ दिया। a और c को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये जो o और c है
या फिर कह लो ए ओ। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इस वृत्त की त्रिज्या है। तो एक काम करते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या को भी कुछ मान लेते हैं। हम क्या देंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, इसको मैंने मान लिया लेट से ए मान लिया, कुछ भी मान सकते थे, मैंने ए मान लिया। तो अगर वृत्त की त्रिज्या ए है तो ये भी हमारे पास ए हो गया और ये भी हमारे पास ए हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से कहीं ना कहीं मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये हमने एक्स मानना हुआ है, ये हमने क्या माना हुआ बेटा, एक्स, और ये हमने वाई मानना हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और वहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इस फंक्शन को मैं एक चर के अंदर तब्दील कर लूँगा। ये मेरी प्लानिंग है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, तो इसको उठा करके तो यहाँ पे ले आता हूँ ताकि जगह बन जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ भाई, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, समझ में आया क्या? पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो हमारा फंक्शन बना है ये एक चर में बन जाए। अभी दो चर के अंदर है, दो चर के अंदर में फंक्शन नहीं चाहिए, हमें एक चर के अंदर फंक्शन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण है जी ए प्लस ए यानी कि 2a, 2a का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट बराबर y, है ना। प्लस माइनस भी लगेगा लेकिन माइनस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि y जो है वो हमारी चौड़ाई है और चौड़ाई कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगी x गुना में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये समझ में आ गई। तो ये जो हमारा फंक्शन बना है वो एक चर के अंदर बन गया, आप देख सकते हैं सारा का सारा एक्स के अंदर तब्दील हो गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो ए भी है, ये स्मॉल ए भी है, इसको कैसे हटाओगे? तो बेटा स्मॉल ए को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो एक अंक है। अपने सर ऐसे कैसे पता कि आपको ये अंक है? वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक वृत्त है जो कि गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि भाई ये जो चीज़ है ये गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो फिक्स होती है। अब जैसे यहाँ पे वृत्त जो है वो गिवन है, ठीक है। वृत्त अगर गिवन है, वृत्त अगर गिवन है, दिए हुए वृत्त का मतलब क्या होगा कि वृत्त जो है वो फिक्स चीज़ है। वृत्त अगर गिवन है तो वो फिक्स चीज़ हुई, वो फिक्स चीज़ है तो उसकी रेडियस भी फिक्स होगी, समझे। ये आयत हमें गिवन नहीं है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, हमें वृत्त गिवन है बेसिकली। यहाँ पे जो एक दिया वृत्त लिखा है ना, इसका बेसिकली ये मतलब है कि एक फिक्स वृत्त, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की अगर आप बुक उठा के देखेंगे ना तो उसमें फिक्स भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों ने नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जिसके साथ दिए चिपका हुआ है ना, कि भाई एक दिया हुआ वृत्त या फिर एक प्रदत्त वृत्त जिसके साथ दिया हुआ चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये कि वो फिक्स चीज़ है। तो जैसे ये वृत्त जो है ना वो दिया हुआ है, इसके साथ दिया हुआ चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये जो फिक्स चीज़ है। वृत्त अगर फिक्स चीज़ है तो इसकी रेडियस भी फिक्स होगी, और अगर कोई चीज़ फिक्स है तो इसका मतलब कि वो एक अचर पद है ना, एक अंक है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ए लिखा है ना ये बेसिकली एक अंक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा फंक्शन एक चर के अंदर बदलना था और वो हमने बदल दिया। अचर राशि कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो अंक है, उसका डायरेक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चर राशि एक होनी चाहिए, और यहाँ पे देखिए चर राशि एक ही है, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन बना लिया और हम यही चाहते थे। अब मैं इस फंक्शन का उच्चतम ज्ञात करना चाहता हूँ। अगर किसी फंक्शन का उच्चतम ज्ञात करना है तो उसके लिए दो स्टेप लगाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या लगाना पड़ेगा? पहला स्टेप ये होगा कि इसका डेरिवेटिव लेके बराबर रखना पड़ेगा शून्य के, और वहाँ से क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं? तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लो, यानी कि dA/dx, और उसको रख दो शून्य बराबर। डेरिवेटिव क्या जाएगा? यह जाएगा पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है इसका वापस से डेरिवेटिव, यानी कि माइनस का 2x बराबर शून्य। समझ में आ गई? इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में 2, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर बराबर शून्य। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 8a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर शून्य। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, 2 से इनको भाग कर देते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट
4a² माइनस x² बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ गई? ठीक है जी। इसको वैसे तो और भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने डेरिवेटिव को शून्य बराबर रख दिया, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको सर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव किया तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? निकाल सकते हैं सर, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन इलाज नहीं है ना, छोटा दिखने दो, आपको एक ही पेज में दिखाना है, इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ बार बार। तो इसका डेरिवेटिव कैसे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करें भाई? तो मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम डेरिवेटिव को बराबर शून्य रखते हैं, और क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। तो मुझे बताओ कि ये शून्य कब बनेगा? आपके सर ये शून्य बनेगा जब ये ऊपर वाला शून्य हो। तो अगर मैं इस ऊपर वाले को शून्य के बराबर रखूंगा और एक्स के लिए ज्ञात करूंगा, तो एक्स के लिए आ जाएगी मेरे पास √2a। ऊपर वाले को जीरो रखना, एक्स के लिए यही आएगी। ठीक है, अच्छा ये अनडिफाइन कब बनेगा? ये अनडिफाइन तब बनेगा जब नीचे वाला जीरो। अब नीचे वाला जीरो कब बनेगा? तो जब तुम नीचे वाले को जीरो के बराबर रखोगे और एक्स की वैल्यू ज्ञात करोगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a। तो एक्स की ये वैल्यू आ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू 2a हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका रीज़न बताऊँ? इसका रीज़न ये है कि अगर एक्स की वैल्यू 2a होगी तो कर्ण तो हमारा 2a पहले से था। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण और आधार कभी बराबर हो ही नहीं सकते। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बेटा, आप हमेशा पाएंगे कि कर्ण जो है ना हमेशा इनसे बड़ा होगा, हमेशा, कभी भी ये बराबर हो ही नहीं सकते। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण और आधार कभी भी बराबर हो नहीं सकते। कर्ण और लंबाई भी बराबर नहीं हो सकते, और कर्ण और आधार भी कभी बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन कर्ण और आधार कभी बराबर होंगे ही नहीं। 100% ये हमेशा बड़ी ही पाएगी। तो इसलिए एक्स के लिए जो है ना वो 2a हो नहीं सकती, क्योंकि अगर एक्स के लिए 2a होगी तो ये कर्ण और आधार बराबर हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह दीजिएगा कि यहाँ एक्स की वैल्यू केवल और केवल एक ही होगी, जो कि होगी √2a। क्यों होगी उसका रीज़न बताना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 2a है, क्योंकि क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में, इनके समकोण त्रिभुज में, थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, थोड़ा छोटा दिखना भी पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार बराबर नहीं होते, इसलिए हमने x बराबर 2a को नहीं लिया। ठीक है ना, और आप जितने भी उच्चतम और निम्नतम मान वाले क्वेश्चन करेंगे ना, जहाँ पे आपको उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है, आप जितने क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे आपको वही पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य हो रहा है। जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है ना, वो पॉइंट आगे जाके कैंसिल हो रहा है हमेशा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पर अनडिफाइन हो रहा था, ये आगे जाके कैंसिल हो गया अपने आप ही। ठीक है ना, अनडिफाइन वाला जो पॉइंट है ना, ये काम आता है जब आपको ये पता करना हो कि भाई किस किस अंतराल में फंक्शन बढ़ रहा है, किस अंतराल में फंक्शन घट रहा है। जब आपको ये चीज़ पता करनी होगी ना, वहाँ पे ये कटेगा नहीं। बाकी जहाँ पे आपको उच्चतम और निम्नतम पता करना है, वहाँ पे हमेशा आगे जाकर कट जाएगा, हमेशा यही चीज़ होगी। और आपको दिखा भी दूंगा, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जहाँ पे ये फंक्शन, जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा ना, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। तो हमारे पास क्रांतिक बिंदु केवल और केवल यही आया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो क्रांतिक बिंदु है स्थायी उच्चतम है कि स्थानीय निस्तम है, ये चेक करना है। उसके लिए स्टेप 2 लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पेज का साइड बढ़ा लेता हूँ एक बार। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता करना है कि जो एक्स की वैल्यू है स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। अब ये कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए लगाएंगे स्टेप नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे मैं नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मुझे इससे थोड़ा सा छोटा अंक लेना पड़ेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा अंक कैसे पता करेंगे? वो तो तभी पता कर पाएंगे जब एक ही वैल्यू होगी। एक ही वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि आप सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। ज्ञात करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। सिंगल डेरिवेटिव है सर जी हमारे पास ये वाली चीज़, 4a² माइनस 2x² अपॉन में √4a² माइनस x²। ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लो पहले। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, है ना। नहीं तो एक काम करो, इसमें से तुम 2 को बाहर निकाल लो पहले। 2 को अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा a² माइनस 2a² माइनस x² अपॉन में √4a² माइनस x²। ये हो गया, समझ? ऐसा ऐसा होगा ना, ऊपर वाले से 2 बाहर निकाल दिया। 2 को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि डबल डेरिवेटिव ज्ञात करूँगा तब भी 2 बाहर ही रहेगा, तो इसको मैं बाद में चिपका दूंगा। सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लो। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 2x, नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम,
ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब मेरे को थोड़ा सा पेज और छोटा करना पड़ेगा बेटा, है ना, आप बस सुनते जाइएगा मेरी बात को, थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है बेटा इसका, नहीं तो मैं नहीं छोटा करता, लेकिन समस्या है, क्या करें। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा सर जी हमारे पास 1/2√4a² माइनस एक्स स्क्वेयर, और रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है 4a² माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे ऊपर, यानी कि माइनस का 2x, समझे, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। अपॉन में इस नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा आ गया। लेकिन मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ज्ञात करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है जब x की वैल्यू क्या हो, √2a हो। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ √2a लगा दो आप। तो अगर आप नोटिस करें, अगर मैं यहाँ पे x की जगह √2a लिखूंगा तो हो जाएगा 2a², 2a² कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि शून्य बन जाएगा। शून्य की अगर मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो शून्य बन जाना अल्टीमेटली। ये जो चीज़ है ना, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये शून्य बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब आप x की जगह √2a लिखेंगे, तो यहाँ पे जब आप x की जगह √2a लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a², 4a² माइनस 2a², यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2, x की जगह मैंने डाला √2a, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं x की जगह √2a डालूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास √2a, ऐसा बन जाएगा। जब मैं x की यहाँ पे √2a डालूंगा ना, तो ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा बेटा सोल्व करने पर, ये वाली चीज़। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4a² माइनस x की जगह √2a डालना, ये बनेगा 2a², ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करूँ, जब x की वैल्यू √2a है तो वो क्या आएगा, आपके आंसर ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव है, नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी। 4a² में से 2a² घटाएंगे तो 2a² आएगा जो कि पॉजिटिव है। तो ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव है, नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रांतिक बिंदु है ना, स्थायी उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। तो कह दो कि अतः स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम हो जाएगा √2a, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई, इसको मैं पुट कर देता हूँ किसके अंदर, इसको मैं पुट कर देता हूँ हमारे पास इसके अंदर पुट कर दो ताकि y की वैल्यू आ जाए। इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूँ। तब कह दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की जो वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू तो √2 आई है, जब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू भी √2a ही आएगी। आप निकाल के देख लेना। तो हमने ये दिखा दिया कि भैया जो x और y है वो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। हम यहाँ पे क्या देंगे कि यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आयत क्या है, एक वर्ग है, समझे। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अतः ABCD एक वर्ग है ना, समझे। और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, तो ऐसे मैंने प्रूफ किया। क्वेश्चन था आसान, बस क्या है कि इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना वो लेंथी है, बस ये चीज़ है। बाकी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ा सा ध्यान से, समझ में आ गई। तो ऐसे करना था। इसको और भी छोटे तरीके से कराया जा सकता था, लेकिन ये तरीका ठीक है क्योंकि इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। इसके अंदर आपने ये सीखा कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव हमारा अनडिफाइंड बनता है वो पॉइंट आगे जाके हमेशा कटता ही कटता है, ठीक है। जहाँ पे हमें इंटरवल ज्ञात करने होता है ना, वहाँ पे नहीं कटेगा, लेकिन जहाँ पे हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं वहाँ पे ये कटेगा, पक्की बात है, जैसे यहाँ पे कटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, और वहाँ से आपको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा आपको सारी चीज़, ठीक है। बाकी इसका मैं नोट्स में तो PDF डाल ही दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया बेटा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या रखा कि सिद्ध करो कि एक दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो दिया हुआ किसके साथ चिपका हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा क्या एक अंक होगा, एक अचर राशि होगी बेसिकली वो, ठीक है। तो दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है ना, एक बेलन है जिसका आयतन जो है ना वो महत्तम है, आयतन जो है वो हाई है, ठीक है। तो उस बेलन की जो ऊंचाई होगी ना वो आधार के व्यास के बराबर होगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। मतलब समझो एक बेलन है भैया, ठीक है। तो बेलन हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन हमसे बोला है कि एक बेलन है जिसका जो आयतन है वो उच्चतम है। तो अगर एक बेलन है जिसका आयतन उच्चतम है तो पक्की बात है कि उस बेलन का जो आधार होगा वो उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। अगर किसी बेलन का आधार उसकी ऊंचाई के बराबर होगा ना
तो पक्की बात है कि उस बेलन का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे उच्चतम होगा। समझ रहे हैं? आपने कोई बेलन लिया जिसका आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो पक्की बात है कि उसका जो आयतन है ना वो सबसे हाई होगा उस डायमेंशन में। अगर मान लो आपने एक बेलन लिया जिसका आधार 5 है ना, इसका आधार क्या है 5 है और ऊंचाई 10 है, तो वो बेलन लेंथी जरूर होगा लेकिन उसका आयतन जो है ना वो मैक्सिमम नहीं होगा। अगर किसी बेलन का आयतन आपने मैक्सिमम करना है तो उसका आधार और उसकी ऊंचाई को आपको बराबर करना पड़ेगा। अब उसी बात को मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। समझ में आ गई? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात सीखी थी कि अगर किसी सर्कल के अंदर मुझे कोई आयत का एरिया मैक्सिमम करना है तो मुझे उस आयत की लंबाई चौड़ाई को बराबर करना पड़ेगा। ये पिछले क्वेश्चन में सीखा था, है ना, और हमने इसको प्रूफ भी कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है कि अगर किसी बेलन का वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम रखना है तो उसका आधार और उसकी ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है। समझ में आ गई? मुझे इस बेलन का वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम रखना है, तो वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा तो आधार और ऊंचाई बराबर होगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा वो समझो। सबसे पहले मुझे दिया क्या, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है भैया एक बेलन, ठीक है ना। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, इसके आधार की जो त्रिज्या है उसको मैं मान लेता हूँ x, इसकी जो ऊंचाई है उसको मैं मान लेता हूँ y, है ना। तो मैं कह दूंगा कि अ, आधार आधार त्रिज्या x और ऊंचाई y वाला एक बेलन है जिसका क्षेत्रफल जो है वो तो गिवन है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदत्त है। अब जिसके साथ दिए हुए चिपका हुआ है, दिए हुए कह लो प्रदत्त कह लो, बात एक ही है। जिसके साथ दिए हुए चिपका हुआ है इसलिए वो एक अंक होगा, एक अचर राशि होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे एक अंक है, ठीक है ना। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदत्त है तथा आयतन जो है वो महत्तम है, जो इसका आयतन है ना वो उच्चतम है भैया। तो ये चीज़ मुझे गिवन है ना। मुझे क्या गिवन है कि एक बेलन है जिसके आधार त्रिज्या को मैंने मान लिया x, ऊंचाई को मैंने मान लिया y। मुझे इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, ठीक है, और इसका जो आयतन है वो महत्तम है। ये चीज़ मुझे प्रश्न वाले ने दे रखी है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये जो व्यास होगा इसका वो बराबर होगा इसकी ऊंचाई के। ये मुझे प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है? मुझे सिद्ध करना है कि जो इसका आधार होगा या फिर कह लो कि जो इसका व्यास होगा, बेलन का व्यास वो बराबर होगा बेलन की ऊंचाई के। ये मुझे प्रूफ करना है बेटा। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में यही करा करो, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो, जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है उसको लिख लो। तो मुझे सिद्ध करना है कि जो बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास मतलब 2x बराबर जो बेलन की ऊंचाई है, यानी कि मुझे कैसे ना कैसे करके 2x को y के बराबर सिद्ध करना है। अब मैं कैसे सिद्ध करूंगा वो समझो। तो यहाँ पे किसके मैक्सिमम होने की बात की गई है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें बेलन के आयतन के मैक्सिमम होने की बात की गई है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इस समस्या को एक फंक्शन के अंदर तब्दील कर लूँगा। फंक्शन के हिसाब बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे बेलन के आयतन का, ठीक है। तो मुझे बताओ कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है सर जी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर मैंने किसको माना हुआ है? आर मैंने माना हुआ है एक्स को, तो पाई एक्स स्क्वायर, और एच किसको माना है? वाई को, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई जो है बेलन के आयतन का सूत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि ये हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन फंक्शन के अंदर दो चर राशि हैं, मुझे इसको एक चर राशि के अंदर बदलना पड़ेगा। अब उसको कैसे बदलूं भाई? तो उसको बदलेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें गिवन है ना। तो उसके फॉर्मूले से मैं इसमें यहाँ पे इसको एक चर के अंदर बदलूंगा। कैसे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुछ नहीं कह रखा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपके सब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई आर एच प्लस में ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर।
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करता हूँ, ऐसा सबसे पहले इसको मैं आर और एच के बजाय एक्स और वाई के अंदर बदल लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे आर को मैंने एक्स माना हुआ ना, टू पाई आर एच प्लस में 2 पाई r², तो बेसिकली कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो यहाँ से काम करता हूँ, वाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आप चाहें तो एक्स की रख सकते हैं, मैं वाई की रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं बोल देता हूँ एस, तो ये हो जाएगा एस माइनस 2 पाई एक्स, सॉरी एस माइनस 2 पाई x² अपॉन में 2 पाई x बराबर वाई। मैंने क्या किया बेटा, वाई की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ये जो वाई की वैल्यू आई ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, समझ रहे हैं। थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, अब ये जो वाई की वैल्यू मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, जिससे कि ये जो फंक्शन है ना वो एक चर के अंदर बदल जाएगा। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। और सिंप्लीफाई कैसे, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ एस बाय 2 पाई x माइनस 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बेसिकली यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x बराबर y। ये कुछ ऐसा ऐसा बन गया, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। ये जो y की वैल्यू आई, अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि ये एक चर के अंदर बदल जाए। तो π(x²), y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी s बाय 2 पाई x माइनस x, ऐसे था, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, अगर मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो पाई से पाई कट जाएगा, x² से x कट जाएगा, तो बन जाएगा XS अपॉन में 2 माइनस, अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ तो π(x³), ये हो गया बेसिकली। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर केवल और केवल एक ही चर है, क्योंकि जो s है वो तो एक अचर राशि है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके साथ दिया हुआ चिपका है वो हमारी एक अचर राशि होगी। तो ये जो s है वो तो अचर राशि है, तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पूरा पूरा जो फंक्शन है वो x के अंदर तब्दील हो गया, और वही हम चाहते थे। अब मुझे इस फंक्शन का उच्चतम मान चाहिए, इस फंक्शन का क्या चाहिए, उच्चतम मान चाहिए। तो किसी फंक्शन का अगर आपको उच्चतम मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो इस फंक्शन का क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके डेरिवेटिव को बदल दो शून्य के, यानी कि डी अपॉन डी एक्स बराबर शून्य। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर s/2 तो अंक है, उसको बाहर निकाल लो, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का माइनस, यहाँ पे पाई एक अंक है उसको बाहर निकाल लो, और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² बराबर शून्य, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। बेसिकली हमें यही दिखाना है ना कि 2x बराबर होगा y के, बेसिकली यही दिखाना है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सीधी सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लो और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे कि सर इसका एलसीएम ले लो पहले तो ये हो जाएगा सर हमारे पास s माइनस 2 पाई इंटू 3x² बराबर शून्य, क्योंकि दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकता हूँ, 2 तो एक अंक है ना, उससे गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस 6 पाई x² बराबर शून्य। तो यहाँ से अगर मैं x के लिए निकालूंगा तो आ जाएगी s अपॉन में 6 पाई का रूट, ठीक है। प्लस माइनस भी लगेगा, लेकिन फिर माइनस को हम हटा ही देंगे, क्योंकि x जो हमारा क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो x के लिए बेसिकली आ गई, ठीक है। अभी जो x की वैल्यू आई, ये स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है, ये भी चेक करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप 2 लगाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 लगाते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन और कोई इलाज नहीं है ना बेटा इसका, थोड़ा पेज बढ़ा रहा हूँ बेटा। देखो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है, इसको पता करने के लिए स्टेप 2 लगाना पड़ेगा। अब स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि भैया डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लो, और डबल डेरिवेटिव के अंदर आप x के लिए डाल दो, फिर देख लो कि उसका सिंबल क्या है। तो सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या ज्ञात किया था, सिंगल डेरिवेटिव हमने ज्ञात किया था सर जी ये, ठीक है। ये कह लो, चाहे तुम नहीं ये कह लो, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने यहाँ से 2 को हटा दिया ना, बटे वाले 2 को हटा दिया, दिक्कत देगा, इसको कहना पड़ेगा आपको। तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, ये था सर s/2 माइनस पाई इंटू 3x²। अब डबल डेरिवेटिव ज्ञात करो यहाँ से, तो d2v अपॉन dx² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी हमारे पास, ये तो एक अंक है, इसका डेरिवेटिव शून्य, यहाँ पे हमारे पास 3 पाई जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू थी रूट s/6 पाई। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्रांतिक बिंदु स्थानीय उच्चतम है, अतः
अतः स्थानीय उच्चतम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम ये हमारे पास हो जाएगा √s/6π। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई, इसको मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर, इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूँ, जिससे कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे बेसिकली यही दर्शाना है ना, x और y के अंदर संबंध ये दर्शाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास ये था, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, s/, में 2πx माइनस x बराबर y। भाई काम करो, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, डायरेक्टली लिखोगे तो दिक्कत आएगा, एलसीएम ले लो। इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2πx, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 2πx² बराबर y। अब है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये रख दो और सोल्व करो, और खुद सोल्व करना, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, खुद सोल्व करना। खुद सोल्व करोगे ना तो लास्ट में आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू अगर मैं ये रखूँगा और y की वैल्यू अगर मैं ये रखूँगा तो जो हमारा ये आयतन है ये सबसे हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो y जो है वो x का दुगना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ y जो है ये बराबर है 2x के, y जो है वो x का क्या है, दुगना है, यानी कि ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर है बेसिकली। अगर ऊंचाई व्यास के बराबर होगी तभी बेलन का जो आयतन है वो हाई होगा, ठीक है। और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, देखिए समझे, तो बस कह दो इत्ते सिद्धम, यही तो प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है ना, ऐसा नहीं कि लेंथी नहीं है, लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा करें, स्टेप बाय स्टेप करें, अपनी तरफ से कोई दिमाग ना लगाएं, जो मैंने चीज़ें बता रखी है वैसे ही करें, तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे, जैसे ये क्वेश्चन बना। समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये आसान है, सीरियसली आसान है। क्या क्या कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करें, ठीक है। हमसे क्या क्या कि एक डब्बा है, उसका आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एक ऐसा डब्बा बताओ जिसका आयतन तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, लेकिन उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबसे न्यूनतम हो, है ना। तो उसकी हमें रेडियस और ऊंचाई ये ज्ञात करनी है बेसिकली, समझ रहे हैं। एक ऐसा डिब्बा हमें बनाना है जिसका आयतन तो हमें गिवन है, आयतन हमें गिवन है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, ये बतानी है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, पिछले क्वेश्चन में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन था और हमें एक ऐसा बेलन बनाना था जिसका आयतन सबसे हाई हो, तो वहां पे हमें त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध ज्ञात करना था। वही सेम चीज के साथ है, एक बेलन हमें तैयार करना है जिसका आयतन तो हमें गिवन है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी वो हमें बतानी है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो समझो। तो हमें दिया क्या पहले वो लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है पहले वो लिख लो। हमें क्या गिवन है भैया, हमें गिवन है कि भैया एक डब्बा है जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हम लिख लेते हैं बेलनाकार डिब्बा जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये हमें गिवन है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पे लिख लो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है, डिब्बे की विमाएं, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, डिब्बे की विमाएं। डिब्बे की विमाएं मतलब, डिब्बे की विमाएं का मतलब ये हो गया कि आपको बेसिकली त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। त्रिज्या को लेट से मैं x मान लेता हूँ और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई को मैं लेट से y मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको एक आकृति बना के दिखानी पड़ेगी टीचर को कि भैया x किसको मानना है और y किसको मानना है, ताकि टीचर भी समझ पाए ना कि भाई x किसको मानना है, y किसको मानना है। तो त्रिज्या को मैंने x मानना है भैया और ऊंचाई को मैंने y मानना है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जहाँ x त्रिज्या है और y ऊंचाई है, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आकृति बना के दिखा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मुझे x और y की लेंथ चाहिए,
अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें यहाँ पे इसको फंक्शन के अंदर तब्दील करना पड़ेगा। किस फंक्शन के अंदर तब्दील करें? तो न्यूनतम क्या चाहिए अपने को? न्यूनतम चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फंक्शन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर सरफेस एरिया। हाँ जी, ये होता है हमारे पास 2πr/h, यानी कि 2πr/h, ठीक है, प्लस में 2πr²। 2πr हमारे पास क्या है? x। ये हो गया। तो ये हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दो चर आ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। मुझे इसको एक चर के अंदर तब्दील करना पड़ेगा। वो कहाँ से करूँगा? वो मैं यहाँ से करूँगा। अब की बार आयतन गिवन है ना, तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो डिब्बे का आयतन हमें क्या गिवन है बेटा? थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। डिब्बे का आयतन, ये हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। πr²h बराबर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यूनिट हटा देते हैं क्योंकि यूनिट बाद में लिख देंगे ना लास्ट में। तो यहाँ से मैंने यूनिट हटा दी ताकि मैं निकाल पाऊँ वैल्यू को। तो यहाँ से किसके लिए निकालूँ? एक्स की निकालूँ, वाई की निकालूँ? अब मुझसे वाई की निकाल लीजिए। वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 बाय में πx²। समझे? ये जो वाई की वैल्यू आई इसको यहाँ पे पुट कर दो ताकि ये सारा का सारा एक्स के अंदर तब्दील हो जाए। तो एस बराबर हो गया हमारे पास 2πx। वाई की वैल्यू क्या है? 100 बाय में πx² प्लस में 2πx²। ऐसा हो गया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो कुछ ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एस की वैल्यू पूछूँ तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पाई से पाई कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 बटे में एक्स, है ना। हाँ, प्लस में 2πx²। ये हमारे पास ऐसा आ गया भैया। ये हमारे पास फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब मुझे इस फंक्शन को, ये जो हमारा एस है, इसको न्यूनतम करना है। अब किसी फंक्शन को अगर आपको न्यूनतम करना है तो आपको दो स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका डेरिवेटिव को बराबर रख दो शून्य के। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 200 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, 200 को तो बाहर निकाल लिया, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x²। इस एक्स का वापस डेरिवेटिव 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में 2π को बाहर निकाल लिया, एक्स का डेरिवेटिव 2x बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो -200, है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया इसका x², तो -200 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में 4πx³ बराबर 0। ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु का मतलब क्या होता है? क्रांतिक बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। अब ये शून्य कब बनेगा? जब ऊपर वाला शून्य हो। अब तुम अगर ऊपर वाले को शून्य बराबर रखोगे और एक्स के लिए निकालोगे तो वो क्या आएगी? वो आ जाएगी सर जी हमारे पास x³ बराबर 200/4π, ठीक है ना। और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको काट लो एक बार, 50/π, 50/π का क्यूब रूट। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये अनडिफाइन कब होगा? जब नीचे वाला जीरो होगा, यानी कि x के लिए जीरो। लेकिन क्या x के लिए जीरो संभव है? क्या किसी बेलन की त्रिज्या जीरो संभव है क्या? आपका आंसर नहीं। आप कह दीजिए जो संभव नहीं है। सिंपल, मैंने आपको 10 बार बता रखी है बात कि जब आप उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं ना, तो उस दौरान ऐसा पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है वो पॉइंट आगे जाके कटता ही है। और जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आगे जाके कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स के लिए सिर्फ ये रहेगी। अभी हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ चुका है। अभी जो क्रांतिक बिंदु आया स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है, ये कैसे पता चलेगा? स्टेप 2 से। तो स्टेप 2 लगाते हैं यहाँ पे। थोड़ा छोटा दिखेगा भैया, लेकिन इसका कोई इलाज तो नहीं है ना। स्टेप 2 क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव ज्ञात करो। अब सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? सिंगल डेरिवेटिव था सर जी हमारे पास ये वाली चीज़, है ना। अब ज्ञात कर लो तुम डबल डेरिवेटिव। तो इसको एक काम करो और सिंप्लीफाई कर लो एक बार, फिर डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे ना। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो, है ना। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -200 तो बाहर निकाल लो, 1 समथिंग का डेरिवेटिव -1 समथिंग का स्क्वायर, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, प्लस में इसका डेरिवेटिव 4π। ऐसा हो गया ना। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे ज्ञात करना है?
आपको डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 50/पाई का क्यूब रूट। समझे? ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ ये चिपका दो भाई। तो अगर आप यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये तो पूरी पूरी चीज़ पॉजिटिव बनेगी और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो नेगेटिव आएगा। आपको सिंबल से मतलब है ना, तो ये नेगेटिव आएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स का मान आया हमारे पास ये स्थानीय निम्नतम है। तो कह दो कि अतः स्थानीय निम्नतम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 50/पाई का पावर 1/3। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्सएल तो निकाल लिया, अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। तो अब कह दो समीकरण 1 से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 100 पाई इंटू इस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँ तो आएगा 50/पाई की पावर 2/3। ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और मुझे यही ज्ञात करना था ना, मुझे डिब्बे की विमाएँ ज्ञात करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी। आगे एक्स और वाई की वैल्यू बस आप क्या दीजिए कि अतः डिब्बे की त्रिज्या माने एक्स, त्रिज्या क्या आई है, त्रिज्या ऐसा जी ये, और डिब्बे की ऊंचाई यानी कि वाई, ये हमारे पास आया है। ये इसको और सिंप्लीफाई करना था तो और भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई और सिंप्लीफाई, सीधी सी बात है, सिंप्लीफाई करने में बहुत जोर लगता है। बस आप लिख दो कि डिब्बे की विमाएँ क्या होंगी, है ना। इसका मतलब ये है कि डिब्बे की त्रिज्या अगर मैं ये रखूँ और डिब्बे की ऊंचाई अगर मैं ये रखूँ, तो ये जो बेलन बनेगा, ये जो बेलना का डिब्बा बनेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम पाएगा, पक्की बात है। इस तरीके से करना है बेटा, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन था, है ना। पिछले क्वेश्चन में बस चीज़ प्रूफ करनी थी, यहाँ पे हमें बस निकालनी है। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।